हेलो बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 17 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। जब कैपेसिटर स्टार्ट हो रहा था तभी हमने आपको बताया था कि तीन तरह के कैपेसिटर हैं। एक तो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी हमने जबरदस्त स्टडी की, जो आपके बोर्ड में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है और कंपटीशन में भी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्वेश्चन हर जगह आते हैं। बचे दो और कैपेसिटर, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। अब यहां से बहुत पूछता है तो फॉर्मूला पूछ लेता है या छोटा मोटा कॉन्सेप्ट या डेरिवेशन पूछ लेता है कि भाई इसका फॉर्मूला कैसे आया। तो वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर हमने शुरू में भी बताया था, कैपेसिटर के पहले लेक्चर में, तब एक ही स्फीयर लिया था। आज कंसेंट्रिक स्फीयर लेके एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू लेके कैपेसिटेंस निकालेंगे। अच्छा, एक बात और, इस लेक्चर को समझने के लिए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तैयार होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे हम कैपेसिटेंस निकालने के लिए कुछ पुरानी चीज़ों का यूज़ करेंगे, कहीं पे गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, कहीं पे पोटेंशियल की कहानी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आपको अच्छी बढ़िया समझ होनी चाहिए, ठीक है ना। सो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर वेरी क्यूट सा चैनल फिजिक्स वाला। तो कॉपी और पेन निकाल लें, आइए स्टार्ट करें ये टॉपिक जो कि है स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। चलिए पहले हम देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की हम बात करेंगे। हमने यहां पे एक स्फीयर लिया और एक और स्फीयर ले लिया, दोनों कंडक्टिंग लेंगे क्योंकि कैपेसिटर की बात हो रही है। अच्छा, ये वाला स्फीयर सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी। बाहर वाला हॉलो होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर एक स्फीयर है तो हॉलो रखना ही पड़ेगा। मान लेते हैं इसका रेडियस a है और इसका रेडियस b है। अब खास बात यह है कि हमने बाहर वाले स्फीयर को अर्थ कर दिया, बाहर वाले स्फीयर को अर्थ कर दिया। आप जिस भी कंडक्टर को अर्थ करते हो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। मान लेते हैं ये स्फीयर A, ये स्फीयर B, तो B वाले स्फीयर का पोटेंशियल जीरो। चार्ज जीरो नहीं बोल रहा, जिस भी चीज की अर्थिंग करोगे उसका पोटेंशियल जीरो। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत से कॉन्सेप्ट लगेंगे जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं। मान लो इसको हमने दे दिया प्लस क्यू चार्ज, तो अब बात आती है कि इस स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा, कुछ आएगा कि नहीं आएगा, है ना। हमें कुछ नहीं पता, चलो इसको देखते हैं। मान लो आपने इसको तो बता दिया कि प्लस क्यू चार्ज दिया है, बाहर वाले का नहीं पता क्या चार्ज है क्या नहीं है। बाहर वाले पे मान लेते हैं स्मॉल क्यू चार्ज है। इसका रेडियस कितना है a, इसका रेडियस कितना है b। मुझे ये बताओ बाहर वाले स्फीयर पे पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल ऑन स्फीयर b इज जीरो, अर्थिंग हो रखी है। अच्छा, B पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी। इसके लिए ये पॉइंट कैसा है, आउटसाइड पॉइंट, तो KQ/B। और इसके लिए ये पॉइंट कैसा है, सरफेस का पॉइंट, सो प्लस KQ/B इज इक्वल्स टू जीरो। यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है Q इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, यानी इस वाले स्फीयर पे जो चार्ज होगा वो होगा माइनस क्यू। इस स्फीयर पे जो चार्ज होगा दैट विल बी माइनस क्यू, ठीक है। एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू। पर अब एक बात है कि माइनस क्यू कहां पे होगा, इसके बाहर वाले सरफेस पे या इनसाइड सरफेस पे, ये भी एक बात आती है। तो और सुनो, ये एक स्फीयर लिया और एक ये लिया, ये भी मेटालिक है ना, बाहर वाला भी कंडक्टिंग है, मेटालिक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं इस स्फीयर के मटेरियल में एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, समझ रहे हो बात, कहां पे, स्फीयर के मटेरियल में एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती है। ये जो मटेरियल है इसका, इसके मटेरियल के अंदर मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। भाई गॉस लॉ में क्या होता है, E.dA इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर यार इसके अंदर चार्ज तो है प्लस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो कब आएगी, जब इसके अंदर टोटल चार्ज भी जीरो हो।
ये जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। वो कैसे होगा? जब इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज हो। यानी ये जो पूरा पूरा चार्ज आप देख रहे हो माइनस क्यू, ये इसके इनर सरफेस पे रेसाइड करेगा। तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? जीरो। ये था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके लिए पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगी। मैंने कहा इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, तो मैंने कहा दूसरे वाले स्फीयर पे क्या चार्ज? हमने कहा नहीं पता, चलो क्यू मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। फिर इसकी अर्थिंग हो रखी है, तो यहां का पोटेंशियल जीरो होगा। यहां पे पोटेंशियल दो चार्ज की वजह से होगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी। इसके लिए ये आउटसाइड पॉइंट है, तो के क्यू बाई बी। इसके लिए सरफेस का पॉइंट है के स्मॉल क्यू बाई बी। ये आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर्स फिजिक्स वाला एक वीडियो, ये था, वहां पे ये चीजें पढ़ी थी। तो ये हमारे यहां से Q इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, तो हमने कहा इस पे माइनस क्यू। अब बात आ रही थी माइनस क्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इनर और आउटर सरफेस पे। तो हमने कहा कि बाहर वाला जो स्फीयर है, भले ही हॉलो है, कुछ तो उसकी थिकनेस होगी, उसके मटेरियल के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? आपने बोला जीरो, हमने गॉसियन सरफेस बनाया, गॉस लॉ से लिखा E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है और अंदर चार्ज तो प्लस क्यू है, तो हमने कहा डेफिनेटली यहां पे कितना चार्ज होगा? माइनस क्यू, जिससे क्यू इनसाइड जीरो आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो अंदर माइनस क्यू तो बाहर जीरो, टोटल चार्ज माइनस क्यू रखना था। क्लियर है? वहां से पता चला टोटल चार्ज माइनस क्यू है, यहां से पता चला कि वो अंदर है। क्लियर हुई इतनी बात? 100% क्लियर हुई? मिटा दें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीजें थी, इसको आप याद रख सकते हो आगे से कि अंदर वाले को प्लस क्यू देते हैं, बाहर वाले को अर्थ कर देते हैं, यहां पे अपने आप माइनस क्यू, इसको आप रट सकते हो अब यहां से इतनी चीजें समझने के बाद। अब बड़ी कमाल की चीज हुई कि यार एक बात बताओ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। ई इनसाइड ए वाले स्फीयर के अंदर कितनी होगी? जीरो। अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, सारा चार्ज कहां होता है? आउटसाइड सरफेस पे। अच्छा, ई आउटसाइड बी कितनी होगी? जीरो। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। रीजन क्या? यहां कोई गॉसियन सरफेस अगर मैं बनाऊं तो उसके अंदर कितना चार्ज है? जीरो। अगर इन दोनों स्फीयर्स के बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो वो जीरो आएगी। काहे? क्योंकि उस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो है। अगर एक गॉसियन सरफेस ऐसे मैं कंस्ट्रक्ट करूं इसके बाहर, तो E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, मान लो ये गॉसियन सरफेस बना बाहर एक बड़ा सा, तो उसके अंदर नेट चार्ज कितना है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड B भी जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड A भी जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां? इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, प्लस क्यू से माइनस क्यू, प्लस क्यू से माइनस क्यू, प्लस क्यू से माइनस क्यू। यही तो हमारा लक्ष्य था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक बाउंडेड रीजन के अंदर आए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बाउंडेड रीजन के अंदर बंध जाए। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच में बंध के रह गई थी। एनर्जी कैसी चाहिए होती है हमें? बंधी हुई कि बिखरी हुई? बंधी हुई। कैपेसिटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। तो देखो इसने अपने इन कॉन्सेंट्रिक शेल्स के बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पकड़ के रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़। इसके बाहर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इसके अंदर भी नहीं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। माइनस क्यू कैसे आया? एकदम क्लियर है। यहां पे पोटेंशियल जीरो किया, पता चला माइनस क्यू चार्ज है। फिर इसके मटेरियल में एक गॉसियन सरफेस बनाया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो प्लस क्यू के साथ माइनस क्यू लगा दिया। फिर मैंने बोला बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि बाहर से गॉसियन सरफेस बनाओगे, अंदर कोई चार्ज नहीं। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है। यानी हम सक्सेसफुल हो गए एक कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट करने में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली इनसाइड या इज ओनली बिटवीन टू स्फीयर्स। तो हमें क्या मिल गई? बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड या बाउंडेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। यही तो हमारा लक्ष्य था। अब आती है बात कैपेसिटेंस निकालने की। तो बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? Q बराबर डेल्टा V। Q क्या होता था? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। यानी C इज इक्वल्स टू Q अपॉन VA माइनस VB लिख सकते हैं। VB माइनस VA भी लिख सकते हो, पर मुझे पता है कि B का पोटेंशियल जीरो है। सो दिस विल बिकम Q अपॉन VA।
बी का पोटेंशियल हमने खुद ही जीरो किया है अर्थिंग करके 0 वोल्ट से लगा के। अब वीए निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल एट ए। और निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एट ए भी दो चार्ज की वजह से होगा, एक तो इसी की वजह से, ये तो सरफेस पे है तो फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन इसका रेडियस, और ये आउटसाइड पॉइंट है। आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होता था, अंदर आने पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता था, कितना हो जाएगा माइनस के क्यू बाई बी। भाई अंदर आने पे पोटेंशियल वही रहता था जो सरफेस पे होता था, ये सब हम पढ़ा चुके हैं पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स करके, कि यहां जो पोटेंशियल बनेगा अंदर आने पे वही कांस्टेंट रहेगा। इस जगह पे पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, प्लस क्यू की वजह से भी, और माइनस क्यू भी। माइनस क्यू की वजह से होगा माइनस के क्यू बाई बी, और प्लस क्यू की वजह से के क्यू बाई ए। तो यह उठा के यहां पे रख दो, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी। क्यू यहां से के क्यू कॉमन, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। क्यू ने क्यू को मार दिया, ये के क्या होता है, अरे भैया इतने दिन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, 1 बाई के की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे 1 बाई के ही तो बचा, तो ऊपर लिख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोले सही है, 1 बाई के 4, अरे यार के क्या होता था, के होता था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा था कि नहीं। तो 1 बाई के कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, तो इसको लिख सकते हो बी माइनस ए और ए बी। बोला सही लिखा है, क्लियर है। के क्या होता था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 बाई के क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बी माइनस ए, नीचे एलसीएम होगा ए बी, ऊपर चला गया। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसमें एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। क्लियर है, क्लियर है, मिटा दें इसको। चलिए, तो ये था स्फेरिकल कैपेसिटर। अब बात कर लेते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। अब उसके लिए भी गॉस लॉ वगैरह आपको आना चाहिए, वहां पे भी हम पुरानी चीजें यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का कंसेप्ट आना चाहिए। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसा लेंगे, इनफाइनाइट लेंथ का लेंगे। ठीक है, तो हम एक हॉलो सिलेंडर लेंगे और उसके अंदर एक और सिलेंडर बना देंगे। ठीक है, कंसेंट्रिक, ये एक्सिस हो गई दोनों सिलेंडर की कॉमन। ठीक है, 2 सिलेंडर हमने ले लिए, इनफाइनाइट लेंथ के हैं इसलिए कंप्लीट नहीं कर रहे, इन्फिनिटी तक गया हुआ है। मान लेते हैं इस वाले का रेडियस ए है, इस वाले का रेडियस बी है। अब इसको हम चार्ज तो दे नहीं सकते, चार्ज डेंसिटी दे देते हैं। याद है सिलेंडर में तो हम चार्ज डेंसिटी पढ़ते थे ना भाई, इनफाइनाइट लेंथ का है कितना चार्ज दोगे। तो मान लेते हैं इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा, और इसको मैंने अर्थ कर दिया, ये किस पे आ गया 0 वोल्ट। अब वही सारी कहानी लगाओगे, ये प्लस लैम्डा, यहां चार्ज माइनस लैम्डा, बाहर चार्ज 0, और इस पे पोटेंशियल भी कितना रहेगा 0 वोल्ट। वही सेम कहानी, प्लस क्यू माइनस क्यू 0। इतनी चीज तो याद कर लो, चाहे स्फेरिकल हो चाहे सिलेंड्रिकल, प्लस क्यू माइनस क्यू 0, प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा 0। अब यहां भी वही कहानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप आउटसाइड बी देखो, बी से भी बाहर, तो 0 आएगी। भाई एक गॉसियन सरफेस इसके बाहर बनाओगे तो उसके अंदर कितना चार्ज दिखेगा 0। ये चार्ज डेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, और E इनसाइड ए भी 0 होगी। भाई इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं। यहां पे मान लो हमसे पूछे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे आप गॉसियन सरफेस के लिए एक सिलेंडर बनाओगे, उसके अंदर चार्ज 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 डिक्लेयर कर दोगे। यानी यहां पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों सिलेंडर के बीच में है। बोलो ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करूंगा, एक सिलेंडर ड्रॉ करूंगा, गॉसियन सरफेस। अब उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है 0, तो वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, है ना। E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन ही 0 हो जाएगा। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो गॉसियन सरफेस बनाओ, यहां पे भी क्यू इनसाइड 0 रह जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है कहां पे है, बिटवीन द सिलेंडर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली
इन बिटवीन द सिलेंडर्स। यही तो हम चाहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बंधी हुई हो, तो मिल गई बंधी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, बंधी हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन दी टू सिलेंडर्स। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लस माइनस के बीच में बंधी हुई। क्लियर है? अब बात आती है इसके कैपेसिटेंस को निकालने की। अब यहां दिक्कत है, यहां आपके पास क्यू नहीं है, यहां पे आपके पास लैम्डा है। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा को हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अच्छा, तो अब कैपेसिटेंस निकालने के लिए C इज इक्वल्स टू क्यू बराबर डेल्टा वी। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस। दिक्कत ये यहां पे क्यू ही नहीं पता। अरे इनफाइनाइट सिलेंडर है, इस पे तो क्यू बहुत ज्यादा होगा, चार्ज अंत तक है और लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लीनियर तो है ही है, कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, तो प्रॉब्लम ये कि चार्ज तो इसमें बहुत सारा होगा, क्या किया जाए, है ना, क्या किया जाए? हम क्या करते हैं, हम इसका कैपेसिटेंस निकालते ही नहीं, हम निकालते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, यानी एल लेंथ का। चलो कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, इस सिलेंडर को हम एल लेंथ का मान लेते हैं। यहां से मान लो यहां तक हमने काट लिया, कहानी को यहां से यहां तक समझ लो। भाई पूरे का चार्ज ही नहीं पता इनफाइनाइट तक, तो हमने मान लो सिर्फ इतना कैपेसिटर ले लिया, इतना, ठीक है, एल लेंथ का। अब एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, बोलो एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा? Q इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन डेल्टा वी। भाई लैम्डा क्या है? चार्ज पर लेंथ। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज Q बराबर एल, यहां से Q क्या हो जाएगा? लैम्डा एल। तो ये आपने कैपेसिटेंस निकाला कितनी लेंथ का? एल लेंथ का। मैं एल को इधर लाके डिवाइड कर दूं तो C बाई एल वो चीज है जो हम निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ हमें इसका पता चल सकता है कि इसकी यूनिट लेंथ में क्या कैपेसिटेंस है। पूरे का कैपेसिटेंस निकालना पॉसिबल नहीं, तो ये चीज हम फाइंड करेंगे, विच इज लैम्डा बाई डेल्टा वी। व्हाट इज दिस? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। याद रखना कि इनफाइनाइट सिलेंडर्स का हम कैपेसिटेंस नहीं निकालते, हम निकालते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। इसको मैं डिनोट कर लेता हूं C नॉट से, याद रहेगा। कैपेसिटेंस क्यों नहीं निकाला? Q बाई डेल्टा वी फॉर्मूला रखा। अब यहाँ पे Q इनफाइनाइट तक गया है तो इनफाइनाइट चार्ज होगा, तो मैंने क्या कहा, चलो एल लेंथ का सिलेंडर काट लेते हैं। इस पे कितना चार्ज होगा? Q इज इक्वल्स टू लैम्डा एल लगा दिया। फिर हमने कहा एल से डिवाइड कर दें, ये क्या मिल गया? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। अब दो बातें हैं, एक तो लैम्डा पता करना है और एक डेल्टा वी पता करना है। डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे निकालें, कैसे निकालें? सिलेंडर का तो सीखा नहीं, स्फीयर का तो सीखा भी था, सिलेंडर का सीखा नहीं। क्या किया जाए, क्या किया जाए? ये मिटा दूं मैं, ये मिटा दे, लिख लिया है। अच्छा देखो, ऐसा टफ नहीं है ये चीज भी। आपको एक रिलेशन याद है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ये लगा दो, काम बन जाएगा। एक बात बताओ, क्या इस जगह पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो एट एनी पॉइंट? यहां से मान लो मैं बोल दूं स्मॉल r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखने में बहुत टफ लग रहा है आसान। स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। याद करो, गॉस लॉ में आपने पढ़ा था, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, एक थी रानी, और यहां पे आके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। वही क्वेश्चन तो है। बाहर वाले चार्ज से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है भाई। गॉस लॉ लगाने के लिए Q इनसाइड पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक सिलेंडर ड्रॉ करते थे, याद आया? L लेंथ का, R रेडियस का, फिर गॉस लॉ लगाते थे, E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लिया जाता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मानते थे हम, रेडियल, तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू अंदर का चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मर गया। E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एग्जैक्टली यही वैल्यू आती थी। ये हमने कराया भी है सिलेंडर्स में, जब सिलेंडर्स के लिए हमने कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डेरिवेशन भी कराई थी। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस पता है।
अगर E डॉट डी आर लगा दें तो हम पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां का निकाल सकते हैं। तो हमने यहां रखा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ऐसे ही है, रेडियल, आर भी ऐसे ही है, तो इनके बीच का एंगल 0 हो गया, cos 0 1 हो गया। तो हमने रखा E की जगह लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी आर। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है? ए से बी तक इंटीग्रेट करना है। क्लियर? अब माइनस प्लस से क्या मतलब है, यहां तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चाहिए ना, तो मॉड ले लो, इधर मॉड लगा लो, हमें तो डेल्टा वी का मॉड चाहिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चाहिए। हमें पता है डेल्टा वी की वैल्यू होती है माइनस ई डॉट डी आर, बट यहाँ तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस के मॉड से मतलब है, तो ई डॉट डी आर लगा दिया। अब बच्चों ये चीज़ देखो, यहाँ से कांस्टेंट क्या है? लैम्डा है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इंटीग्रेशन में बचा 1 बाई आर डी आर। ये चीज़ याद आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे तो कितनी होगी? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ लिख देते हैं आर डिस्टेंस पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये सब डेरिवेशन आप कर चुके हो, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको पुरानी चीजें आनी चाहिए थी आज के लेक्चर के पहले। अब 1 बाई आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग आर। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बेस ई आर, कहां से कहां? ए से बी। तो रखोगे लॉग बी माइनस लॉग ए, तो लॉग बी माइनस लॉग ए विल बी लॉग बी बटे ए। सो दिस विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बटे ए। बोलो सही है? तो यहां लगा दो सी नॉट इज इक्वल्स टू सी बाई एल इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा वी इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बेस ई बी बटे ए। लैम्डा से लैम्डा मर गया, सी नॉट या कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग ई बी बटे ए। ये फॉर्मूला बन गया इसके कैपेसिटेंस का, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई बी बटे ए, कैपेसिटेंस ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स। अब इसमें ये सारी चीजें लगी, और स्फीयर का कितना था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। इसका कितना है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग ई बी बाई ए। बस ये दो फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। स्फीयर का कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। इसका कितना है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग ई बी बाई ए। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।